क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा तो करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम यहाँ से बिगिन करते हैं इस बॉक्स से। तो क्या है, at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो पहली बार कि भाई रिसोर्स को हमें सेव करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात क्लब ऑफ रोम ने करी थी कब 1968 में। ठीक है। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। तो ये वन वर्ड के लिए आ जाता है कि भाई जो ये है शूमेकर, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, इसकी बुक का नाम क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कब लिखी गई थी, 1974 में। और इस बुक के अंदर किसकी फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी। तो ये 3 पॉइंट आ गए। ठीक है। दिस seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by the Brundtland Commission report in 1987। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट की, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी 1987 में जब मीटिंग हुई थी, राइट। ये ग्लोबल लेवल पे हुआ था कि भाई रिसोर्स को हमें कंजर्व करना चाहिए। तो जो ये रिपोर्ट है आपकी ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आई थी, एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है। मैं इस रिपोर्ट ने बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को सेव कर रहे हैं, रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इसकी जो चीज़ें हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिसोर्स को सेव करना चाहिए, ये सब बाद में एक बुक में छपा था, जिस बुक का नाम रखा गया था आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। तो पहला तो यही आ गया, इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने पहली बार सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी थी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी बुक है, गांधीन फिलॉसफी कब छपी थी, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी बुक ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी ग्लोबल लेवल पे, तीसरा पॉइंट ये हो गया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पे आता है एक पॉइंट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट फिर यही याद रखना है कि ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी गई थी। फिर ये चीज छपी गई थी कहाँ पे, आर कॉमन फ्यूचर वाली बुक में। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि अर्थ समिट कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, कब, 1992 में। और इसके बारे में हम पढ़ भी चुके जब हमने ये एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा था, ये रहा। ठीक है। यूएनसीईडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये अर्थ समिट कब हुई थी पहली, कितने लोग आए थे, ठीक है, एजेंडा 21 इसमें आया था, ये सब पता होना चाहिए। हम देखते हैं आगे। लैंड रिसोर्सेस, एवरीवन नोज दैट वी लिव ऑन लैंड। अच्छा, लैंड और सॉइल में डिफरेंस आई होप पता ही होगा, राइट। लैंड है ये, इसके अंदर आपके प्लेन्स भी आएंगे, माउंटेन्स भी आएंगे, प्लेट्यूज भी आएंगे, उसके ऊपर जो एक सर्फ कुछ पड़ा है वो सॉइल। आई होप थोड़ा सम आइडिया लग ही गया होगा लैंड और सॉइल। लैंड बेसिकली एक पूरा सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो मटेरियल है उसको सॉइल बोलेंगे। ठीक है, मिट्टी। ओके, तो वी लिव ऑन लैंड एंड हम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं लैंड पे, जैसे कि फैक्ट्रीज खोलना या जो भी चीज़ है सब कुछ लैंड पे ही तो होती है, राइट। एंड लैंड को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो लैंड पहली बात तो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचुरली मिलता है हमें, नेचर से नेचुरली मिलता है, तो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ही काम हम लैंड पे करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को लैंड सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ लैंड पे रहती है, ह्यूमन लाइफ लैंड पे रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लैंड पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हमने लैंड पे ही डेवलप कर रखे हैं। ठीक है। लेकिन जो लैंड है वो हमारे लिए एक एसेट है, ये तो पता ही है कि लैंड क्या है, एक एसेट है। एसेट यानी कि एक रिसोर्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। यानी कि जो लैंड एक रिसोर्स है, एक एसेट है, वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। यानी कि अर्थ पे जितनी भी लैंड है, अर्थ पे जितनी भी लैंड है वो फिक्स्ड है कि इतनी ही लैंड होगी, बढ़ नहीं जाएगी वो। तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड की लैंड हमारे पास है।
Therefore, it is important to use this available land for various purposes with careful planning. Obviously, जब आपके पास कोई चीज फाइनाइट है कि भाई इतनी ही है तो उसको हम देख कर यूज करेंगे, संभल कर यूज करेंगे, तो केयरफुल प्लानिंग के साथ भी हमें इस लैंड रिसोर्स को, एक नेचुरली अकरिंग रिसोर्स को, एक एसेट को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट है। ठीक है। अब इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अब देखो लैंड तो भाई समझ में आ गया, सरफेस है, अर्थ का सरफेस को हमने लैंड बोल दिया। अब सरफेस पे कुछ एरिया आपका प्लेन्स होते हैं, है ना, कुछ एरिया पे माउंटेन्स होते हैं, कुछ एरियाज प्लेट्यूज होते हैं, कुछ राइट, तो कुछ प्लेन्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, कुछ एरिया आइलैंड्स हैं। इंडिया में 2 आइलैंड्स बेसिकली हम कंसिडर करते हैं, 2 इंडिया के, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। हमारी इंडिया में 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। ठीक है, जहाँ पे प्लेन में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज खोलते हैं, फैक्ट्रीज खोलते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। 30% इज माउंटेन्स। हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, उसका जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसका 30% माउंटेन्स है। और माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है जिनका पेरिनियल फ्लो होता है। पेरिनियल वर्ड का मतलब है हर दिन फ्लो करती है, यानी कि एनुअली फ्लो करती है, यानी कि साल में हर एक दिन फ्लो करती है, सूखती नहीं है नदियाँ। माउंटेन्स में, हिमालयाज में ऐसी रिवर्स है ना जो इनका जो पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स है। तो और रिवर्स की वजह से माउंटेन का जो रीजन है काफी ब्यूटीफुल बन जाता है, रिवर वैलीज वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो टूरिज्म ऑब्वियसली फैसिलिटीज कहाँ होती है, माउंटेन्स में। हम लोग घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली शिमला, माउंटेनियस रीजन ही तो है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स की, ठंडा क्लाइमेट है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर रहे हैं। 43% क्या हो गया, प्लेन्स, 30% क्या है, माउंटेन्स, एंड 27% इंडिया में क्या है, प्लेट्यू रीजन। अब प्लेट्यू रीजन हम बात कर सकते हैं झारखंड वाले रीजन में, ओडिशा वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। वो क्या है, हमारा प्लेट्यू रीजन है बेसिकली। वहाँ पे रिच रिजर्व्स हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा इंडिया का, ये प्लेट्यू रीजन हो गया। ठीक है, रिच रिजर्व्स हैं वहाँ पे, मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, फॉरेस्ट के, काफी सारे फॉरेस्ट, काफी सारे मिनरल्स, काफी सारे फॉसिल फ्यूल्स हमें कहाँ मिलेंगे, प्लेट्यू रीजन में जो इंडिया है उसमें मिलेंगे। अब देखो पता तो सबको पता लग गया भाई कि 43% हमारे यहाँ पे प्लेन्स हैं, 30% हमारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, 27% प्लेट्यूज है। क्वेश्चन अगर आता है इस पे तो ये तो सभी लिख के आएंगे, बट अगर हम ये फिगर बना लें तो इट विल मेक यू डिफरेंट, राइट। तो ये सिंपल सा ही तो पाई चार्ट है, अगर इसको आंसर राइटिंग में हम इंक्लूड कर दें तो ऑब्वियसली आंसर विल लुक मोर अट्रैक्टिव। तो ये ब्लू कलर वाला क्या है, प्लेन्स, कितना है 43%। पर्पल कलर का है माउंटेन्स, कितना है 30%। एंड दिस येलो कलर क्या है, प्लेट्यूज, दैट इज 27%। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट लैंड रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि लैंड को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट या इस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो टोटल 5 पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा कि लैंड रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करा जाता है, तो भाई कुछ लैंड पे तो फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कुछ लैंड्स ऐसी होती हैं दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें भी 2 टाइप की है, बैरन और वेस्ट लैंड है, कि भाई एक लैंड है वो उस पर आप कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उस पर बिल्डिंग बना रखी है। देखो सिंपल सी बात है, आपकी ये अर्थ है, अर्थ में कुछ लैंड ऐसी होगी जहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। कुछ लैंड ऐसी होगी जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कल्टीवेशन नहीं कर रहे। कल्टीवेशन नहीं कर रहे इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, या तो ये वाली जो लैंड है जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे, हमें बिल्डिंग्स बन रखी है, रोड्स बन रखी है, फैक्ट्रीज बन रखी है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए उस लैंड को यूज कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि उस लैंड की मिट्टी इतनी फर्टाइल नहीं है कि आप वहाँ कल्टीवेशन करो, जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट में कुछ रीजन है तो वो लैंड ही ना, वहाँ आप कल्टीवेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट कि भाई लैंड में यूज करते हैं फॉरेस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो अगर कोई लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब या तो वहां पर नॉन एग्रीकल्चर काम हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, या वो बैरन और वेस्ट लैंड है कि वहां पे कल्टीवेशन हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और इस अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर हम फेलो लैंड को काउंट नहीं करते, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है ना अनकल्टिवेटेड लैंड अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अलावा कौन सी अनकल्टिवेटेड लैंड है इंडिया में, तो इसके अंदर हम फेलो लैंड्स को नहीं इंक्लूड करते। फेलो लैंड क्या होती है, उसको हम खाली छोड़ देते हैं।
ठीक है, मतलब देखो अगर ये भाई ये है, कुछ में फॉरेस्ट है, कुछ में बिल्डिंग्स बन रखी है, कुछ खराब लैंड है, बैरन या वेस्ट लैंड है, कुछ लैंड ऐसी भी तो है जो हमने खाली छोड़ रखी है ना, खाली छोड़ रखी है कुछ लैंड्स। अब वो खाली जो लैंड छोड़ रखी है वो क्या होती है, उनको हम कहते हैं फेलो लैंड्स। ठीक है, वो क्या है देखो, करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। मतलब यार कई बार क्या होता है, हम एक लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसमें खेती कर ली, काट ली, फसल बेच दी, कुछ टाइम के लिए ना हम उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं कि इसमें जो फर्टिलिटी है सॉइल की वापस से आ जाए, रीगेन फर्टिलिटी हो जाए, रीजनरेट हो जाए फर्टिलिटी सॉइल की वापस। तो खाली छोड़ रहे हैं लैंड को, तो फेलो लैंड हो गई, यानी कि लैंड को हम क्या छोड़ रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं। और अगर हम उस लैंड को हमने पिछले एक साल से या एक साल में कम पीरियड से, यानी कि या तो 12 महीने या 12 महीने से कम महीने से लैंड को खाली छोड़ रखा है, तो उसको बोलते हैं करंट फेलो। ठीक है, लेकिन अगर पिछले 2 4 5 3 एक साल से 1 से 5 साल के बीच में अगर इतने टाइम पीरियड में खाली लैंड को छोड़ रखा है, तो उसे क्या कहते हैं, अदर देन करंट फेलो लैंड। ठीक है, यानी कि कोई भी खेती नहीं कर रहे, और लैंड जो है पिछले 1 से 5 साल के बीच में इस टाइम पीरियड में किसी कितने भी टाइम पीरियड में क्या है, अनकल्टिवेटेड है, कोई आप उस पर खेती नहीं कर रहे, उसे क्या कहते हैं, फेलो लैंड्स। तो फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, बैरन और वेस्ट लैंड हो गई, लैंड जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर काम हो रहा है, फेलो लैंड्स हो गई, वो भी 2 टाइप की हो गई। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर हो गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। भाई चलो ये तो हमने खाली छोड़ रखी है, यहाँ हम खेती नहीं कर सकते, यहाँ हमने नॉन एग्रीकल्चर यूज कर लिया। अब कुछ लैंड ऐसी भी तो है जहाँ हमने, जहाँ भी मतलब अब ये इतनी सारी लैंड बची, कुछ तो ऐसी है भाई जहाँ खेती हो रही है, और कुछ ऐसी है जहाँ खेती नहीं हो रही। तो जो खेती नहीं हो रही वो किस कैटेगरी में आएगी, इसमें, अगर इसके अंदर हम फेलो लैंड को इंक्लूड नहीं करते, तो भाई इसमें कौन सी लैंड आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो परमानेंट पेस्टोज एंड ग्रेजिंग लैंड, की भाई कुछ लैंड ऐसी हैं जहाँ पे ग्रास वगैरह उगती है, और वहाँ पे परमानेंट पेस्टोज यानी कि भेड़ बकरियों को चराने की जगह है परमानेंट। ठीक है, फिर कल्टिवेबल वेस्टलैंड, यानी कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, जो 5 साल से ज्यादा उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, कल्टीवेशन नहीं हो रही, उसे क्या कहते हैं, कल्टिवेबल वेस्टलैंड। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। ये क्या कॉन्सेप्ट है, जरा ये देखते हैं। नेट सोन एरिया क्या है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आपको याद रखना है, ये 5 ही पॉइंट्स हैं, एज सिंपल एज दैट। इसमें देखो पहले तो क्या है, व्हाट इज नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन इसकी डायरेक्ट जो है वो पूछ ली जाती है। तो सुनो, नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, व्हाट इज नेट सोन एरिया, टोटल लैंड एरिया दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर ईयर। एक एग्रीकल्चर ईयर में कितने लैंड पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो नेट सोन एरिया समझ में आ रहा है क्या है, तो नेट सोन एरिया it refers to the total land area that is actually used for growing crops during a specific agriculture year, and this land includes a land जहाँ पे हमने क्रॉप्स उगा रखी है भाई, ये नहीं कि फेरो लैंड है, फेरो लैंड नहीं इंक्लूड होती इसके अंदर। ठीक है, दिस इज नेट सोन एरिया कि भाई एक एग्रीकल्चर ईयर में हमने कितनी लैंड पे फसल उगाई है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो गया, it is total area that is sown with crops counting all the land that may have been sown more than once in a year। ठीक है, यानी कि टोटल एरिया दैट इज सोन विद क्रॉप्स, कितना टोटल एरिया है जहां पे हमने क्रॉप्स उगा रखी है। ठीक है, काउंटिंग ऑल द लैंड दैट मे हैव बीन सोन मोर देन वंस इन, और कुछ ऐसी कुछ लैंड ऐसी भी तो होती है जो साल में हम 1 या 2 बार ही उसमें खेती करते हैं, तो उस लैंड को भी जब इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मान लो एक फील्ड है, इट इज प्लांटेड विद वन क्रॉप, सेम ईयर में 6 महीने बाद इसमें दूसरी क्रॉप लगा दी, तो इट विल बी काउंटेड ट्वाइस इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में इसको 2 बार गिनेंगे, भाई एक बार पहले और एक, मतलब टोटल एरिया। आप इस टाइम पे अगर मान लो अभी आप गांव में जा रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि नेट सोन एरिया कितना है उस गांव में, यानी कि जिस समय आप जा रहे हो उस समय कितनी लैंड में फसल उगी हुई है, क्या हो गया, नेट सोन एरिया। ठीक है, अगर भाई हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालें तो इसका मतलब क्या है, नेट सोन एरिया तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, साथ के साथ अगर कोई ऐसी लैंड है जिसमें इस टाइम से पहले भी फसल उगाई गई थी, यानी कि एक साल में 2 बार फसल उगाई गई है, उसमें एक से ज्यादा बार उगाई गई है, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो नेट सोन एरिया क्या हो गया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरियाज। तो नेट सोन एरिया समझ में आया क्या है, एक टाइम पे कितनी लैंड पे क्रॉप उगा रखी, उसको ऐड करेंगे हम किसके साथ, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, ये एक साल में एक लैंड पे अगर एक से ज्यादा बार क्रॉप्स उगा रहे तो उसको भी ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन। तो भाई ये वर्ल्ड है, कुछ लैंड फॉरेस्ट है, कुछ लैंड नॉन एग्रीकल्चर यूज बिल्डिंग्स वगैरह है, कुछ बैरन लैंड है, कुछ लैंड में पेस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड है, कुछ लैंड जो है आपकी ऐसी है जो आपकी क्या है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, कुछ लैंड आपकी नेट सोन एरिया में आती है, कुछ लैंड आपकी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आती है। ठीक है, और फिर कुछ आपकी फेलो लैंड्स आती हैं, और फेलो लैंड्स के भी आपके बेसिकली 2 टाइप है। और फिर आपकी क्या आती है, फिर आती है लैंड अंडर मिसलेनियस टी क्रॉप्स ग्रोव्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये देखना है अब। ठीक है, तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, गिव मी अ सेकंड, क्यों हो रहा है, तो बेसिकली ये वो लैंड है दैट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग ट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जहाँ पे ट्री क्रॉप्स है। ठीक है, अब देखो नेट सोन एरिया में हमने क्या इंक्लूड कर रहे थे, नेट सोन एरिया में हम इंक्लूड कर रहे थे भाई खेती किसमें कर रखी है, कौन सी क्रॉप्स उगा रखी है हमने, इन ट्रीज जो है उसको हम क्रॉप्स में नहीं काउंट करेंगे, ये नेट सोन एरिया में ट्रीज को काउंट नहीं करेंगे, जैसे फ्रूट ट्रीज, टिम्बर ट्रीज या अदर टाइप ऑफ ट्रीज दैट नॉट पार्ट ऑफ मेन फूड क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, तो आगे देखो ये क्वेश्चन बन जाता है, जो 5 पॉइंट अभी कराए हैं, और नेट सोन एरिया की डेफिनेशन तो आई जाती है, ग्रॉस क्रॉप एरिया की डेफिनेशन भी आ जाती है। नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में लैंड यूज कैसे होता है, तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है, ये एक लैंड को हम यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, जिस तरह से उस लैंड को यूज कर रहे हैं, जैसे प्लेन और माउंटेन्स को अलग अलग तरीके से वहाँ पे काम होता है, वो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर है जो कि एक, वहाँ पे सॉइल टाइप है तो उस टाइप की ही हम क्रॉप्स उगाएंगे, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है उस टाइप की क्रॉप्स उगाएंगे। सिमिलरली ह्यूमन फैक्टर्स, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, जैसे कि अगर हम बात करें लद्दाख, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से हम लैंड यूज़ करेंगे इन कंपैरिजन टू प्लेन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे लैंड का यूज़ अलग है इन कंपैरिजन टू जो लैंड लद्दाख में उसके यूज़ से। ठीक है, तो लैंड यूज पैटर्न जो है, जो लैंड एक एरिया में किस तरह से यूज होगी वो डिटरमाइन करते हैं कौन, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स, और ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ओके, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सबको पता है। Land use data, however, is available only for 93% of total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि इंडिया में किस तरह से लैंड को यूज करा जाता है, तो इसका डेटा कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। अब जो वो डेटा है इसका, या जो उसका डेटा है वो सिर्फ हमारे पास 93% अवेलेबल है, यानी कि इंडिया की 93% लैंड का डेटा अवेलेबल है कि वो किस तरह से यूज होती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम को छोड़ के जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर हम इसको, इस सर्वे को, इस रिपोर्ट को भी नहीं निकाल पाए हैं कि वहां पे किस तरह से लैंड यूज होती है।
इवन कुछ एरियाज जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला रीजन है, अक्साई चीन वाला रीजन है, उसको भी हम इतना अच्छी तरह से सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो लैंड यूज पैटर्न है इंडिया में, तो लैंड का 93% किस तरह से यूज होता है इंडिया में, उसका हमारे पास रिपोर्ट है। ठीक है, या अब देखो एक्टिविटी में क्या है, ट्राई टू डू कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स, फिगर दिस, ओके, या एंड given for land use and find out why net zone area land under forest have changed. Okay, see, so this is figure 1.4 and Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, उधर 8 से 9 का डेटा है। तो अगर हम देखेंगे, दिस इज जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 से 1961। तो 1960 से 61 लैंड किस तरह से यूज होती थी, एंड दिस इज 2000, दिस इज 2008 टू 2009 किस तरह से लैंड यूज होती थी उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, या तो फॉरेस्ट अगर हम देखें तो ये फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं भाई, बैरल लैंड, तो फॉरेस्ट हुए हैं इंक्रीज। ठीक है, बैरल लैंड हुई है एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड हुई है डिक्रीज। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर हुआ है इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ है ना, फैक्ट्री ज्यादा बन रही है। परमानेंट पेस्चर्स वगैरह डिक्रीज हुए हैं क्योंकि लोग अब सेटल लाइफ की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स जो है, एक सेकेंड, ओके फॉरेस्ट का ये था, ओके ओके ओके, कलर्स बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें, जस्ट गिव मी अ मिनट। फॉरेस्ट का कलर ये है या ये है, इट्स नॉट विजिबल टू मी। ये है तब भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट का कलर ये है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, फॉरेस्ट तो इंक्रीज हुए हैं। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, आई गेस ये होना चाहिए, तो चलो ये भी इंक्रीज ही हुआ है। कल्टीवेबल वेस्टलैंड डिक्रीज हुई है। फेलो अदर देन करंट फेलो, ये है डिक्रीज हुआ है। करंट फेलो इंक्रीज हुआ है। नेट्स ऑन एरिया, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, तो ये है जो कि डिक्रीज हुआ है। नेट्स ऑन एरिया का कलर इससे मैच हो रहा है, राइट, या तो नेट जोन एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, तो जो एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स है, इट हैज आल्सो डिक्रीज्ड, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो जो एरिया है ऑफ योर परमानेंट पेस्चर्स वो डिक्रीज हुआ है। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are consequences of it? ये इसने बोला है, ये जो पेस्चर पॉपुलेशन है, वैसे हमारे यहाँ पर कैटल पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है ही, तो हमें उसके लिए लैंड और वाटर की मैनेजमेंट अच्छे से करनी चाहिए है, क्योंकि रिसोर्सेज दोनों क्या है, फाइनाइट है, और कैटल की पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट हो, पास्चर्स जो रेंज लैंड्स हैं जैसे कि कैटल को वहाँ पे फीड करते हैं, राइट, एंड एग्रो फॉरेस्ट्री करनी चाहिए। क्रॉप रेजिड्यूज जो है बच जाते हैं, दे शुड बी यूज टू फीड कैटल। वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए और रोटेशनल ग्रेजिंग होनी चाहिए, नहीं कि भाई ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं एक ही लैंड पे। वाटर रिसाइकलिंग, गवर्नमेंट को सब्सिडीज इन प्रोग्राम्स एंड रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सब होना चाहिए। So most of the other than current fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation is very high. और अदर देन करंट फेलो लैंड्स के अलावा जो लैंड है अदर देन करंट फेलो, देखो इसीलिए ये चीज़ बताई है यहाँ पे कि अदर देन करंट फेलो लैंड्स, ये रही। ठीक है, अदर देन करंट फेलो लैंड्स जो हैं, दीज लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत हाई है। हेंस जो ये लैंड्स है, they are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. And if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about this percent of total reporting area. अगर हमने इसको भी इसमें जोड़ लिया तो NSA 54% होता है।
पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ऑब्वियस बात है ना। जैसे 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, कम यहाँ पे नेट जोन एरिया है। भाई एक तो इनका फिजिकल फीचर्स भी तो ऐसे ही है यहाँ पे, राइट, माउंटेन ज़्यादा है, क्लाइमेट सपोर्टिव नहीं है कि वीट यहाँ पे उग सके, इस टाइप की चीज़ें। फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखें कंट्री में तो इट इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। हाँ, जोग्राफिकल एरिया का 33%, जैसे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका 33% एरिया किसका क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट का होना चाहिए। फॉरेस्ट आई गेस यही है, या दिस इज फॉरेस्ट, तो इतना ही है सिर्फ, 33% से तो कम है। और ये किसने बोला कि 33% होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया का, इट इज एक्चुअली आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, इट स्टेट्स दैट एक कंट्री के जोग्राफिकल एरिया, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। And this 33% it is considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these oceans depends upon it, of this forest. A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland के अंदर rocky land आती है, arid desert areas आते हैं, and land put to other non-agriculture uses के अंदर settlements, roads, buildings, railways, industries, ये बता चुकी हूँ मैं भी आपको ऊपर, है ना। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to save it and manage it, इसकी वजह से हुआ है क्या, लैंड डिग्रेडेशन। इसके सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन है, उसको कैसे हम सेव करें, कैसे कंजर्व करें, ठीक है। तो देखो, वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, जो हम अब लैंड है उसमें पास्ट जनरेशन रह के आ चुकी है, एंड ऑल्सो हमें जो ये लैंड है ये अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करनी है। तो इसको हमें कंजर्व करना, सेव करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग और obtained फ्रॉम लैंड। थ्री बेसिक नीड्स होती है, राइट, रोटी कपड़ा मकान, वो जो नीड्स हैं वो कहाँ से फुलफिल होती है, 95% ऑफ देम आर फुलफिल फ्रॉम लैंड रिसोर्सेज। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन तो हुआ ही हुआ है, साथ में जो नेचुरल फोर्सेस टू डैमेज द कॉज डैमेज टू लैंड, उसका पेस भी इंक्रीज हो गया। क्यों, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हुई है, सॉइल इरोजन है, पेस्टिसाइड्स यूज करना एग्रीकल्चर फील्ड में, तो सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो गई, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड्स वगैरह उससे होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, राइट। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया आज कितनी है 130 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है, एंड 28% ऑफ दिट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्टेड एरिया। तो 130 मिलियन हेक्टेयर्स में से, ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखें तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज मिलियन, सोचो कितना होगा, ठीक है। तो इस 130 मिलियन हेक्टेयर में से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% वाटर इरोडेड एरिया है, और रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलाइन एंड एल्काइन डिपोजिट्स। यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पे डिग्रेडेड लैंड है, खराब लैंड है, उसमें 28% इज डिग्रेडेड बाय विच इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 56% इज वाटर इरोडेड एरिया, भाई वाटर इरोजन हो गया, ठीक है, एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलाइन एंड एल्काइन डिपोजिट्स। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining, quarrying, they have significantly contributed in land degradation. So this is the figure that you can draw in your answers. It shows that India wastelands in 2000, ठीक है, तो water eroded area maximum है, this is forest eroded area, this is saline and alkaline land, and this is wind eroded area, ठीक है। तो माइनिंग साइट्स जो है, they are abandoned after excavation work is completed, leaving deep scars and traces of overburdening। यहाँ पे माइनिंग हो रही है, फिर उन्होंने छेद करा है, राइट, एक्सकवेशन हो गया, तो भाई आप लोग यहाँ पे जो ये डीप गड्ढे हो रहे हैं इनको खुला नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ओके, अब हम देखिए अगर झारखंड में
छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो इन एरियाज में भाई बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे माइनिंग करी जाती है। तो भाई ये अगर लैंड है, यहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं और हमें यहाँ से कुछ मिनरल निकालें तो पेड़ों को काट दिया जाता है, फिर माइनिंग करी जाती है। तो लार्ज स्केल पे ये हुआ है, बहुत ओवरली हुआ है, तो इसीलिए लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे हो गई है। अब अगर हम, ये क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। फिर आते हैं, अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे मेन रीजन है इन रीजन में। मतलब इंडिया को इमेजिन अगर हम ढंग से, जस्ट थिंक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। और अगर हम देखो, ये अगर इंडिया की लोकेशन हम देखते हैं तो भाई यहाँ वाला रीजन क्यों डिग्रेड हुआ है, माइनिंग की वजह से। ये वाला रीजन क्यों डिग्रेड हुआ है, कहीं ना कहीं ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। और अगर हम पंजाब, हम हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो क्यों डिग्रेड हुआ है, ओवर इरिगेशन की वजह से। सेलिनिटी हो गया, लॉगिंग क्रिएट हो गई फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड में एल्कनिटी हो गई, ठीक है। And mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमने खोल रखी हैं अपने देश में, राइट, तो उससे पोल्यूशन तो क्रिएट हो ही रहा है, ठीक है। ओके, तो भाई जब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हम लाइमस्टोन यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, राइट, सबको पता है। तो लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, तो उससे जो धुआं क्या कहेंगे उसको, धुआं तो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको भाई, अगर आप कोई चीज़ कूट रहे हो तो डस्ट निकलती है, राइट, डस्ट जो निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, तो एयर पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिरामिक इंडस्ट्री की, सिरामिक इंडस्ट्री जो टाइल्स वगैरह बनाती है, ब्रिक्स वगैरह बनाती है, ये सब, ठीक है। सिरामिक इंडस्ट्री में कैल्साइट और सॉफ्टस्टोन का यूज होता है, तो इससे भी डस्ट आती है बहुत सारी एटमॉस्फेयर में, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, राइट। So it retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land। ये चीज भी है कि अगर ये डस्ट लैंड पे सेटल डाउन कर गई तो वाटर क्या हो गया, फिल्ट्रेट नहीं है ना, तो वो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल में डस्ट चली गई, या ग्राउंड वाटर लेवल में अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट चले गया, फिर वो वापस आपका आ रहा है पानी के फॉर्म में ऊपर लैंड पे, जिससे आप इरीगेशन करो तो लैंड खराब, राइट। रिसेंट ईयर्स में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, जैसे कि वेस्ट जो है, वो मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन बन चुका है कंट्री में। ऑब्वियसली अनट्रीटेड वेस्ट जो फैक्ट्रीज है, भाई ये फैक्ट्री है, यहाँ कोई रिवर है, इनका अनट्रीटेड वेस्ट आ रहा है डायरेक्ट रिवर से, पूरी पोल्यूशन। ओके, अब बहुत सारे तरीके हैं हम कैसे लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करें। एफॉरेस्टेशन, भाई प्रॉब्लम क्या थी, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे थे, सोल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन कर दो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्रॉब्लम क्या थी, ओवर ग्रेजिंग, सोल्यूशन क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग की, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, तो इरोजन हो रहा है, तो हम शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं प्लांट्स के, ठीक है भाई। अगर मतलब यहाँ अगर आपकी क्रॉप्स उग रखी हैं और यहाँ से हवाएं तेज, यहाँ पे अगर क्रॉप्स उग रखी है और यहाँ से हवाएं तेज चल रही है, तो यहाँ पे पेड़ लगा दो, कि भाई पेड़ जो है उस हवा को, हवा के प्रेशर को रोक लो, जो क्रॉप्स है ये सेफ रहे। शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं उसको। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल हो। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस, ठीक है भाई, राजस्थान वाले एरिया में, डेजर्ट्स वाले एरिया में बहुत तेज हवाएं चलती है, तो सैंड ड्यून्स बनते रहते हैं हमारे वजह से। अगर ये डेजर्ट है, ठीक है, एंड हवा चल रही है बहुत तेज, तो मिट्टी यहाँ से आई और ऐसे सैंड ड्यून्स बन गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थॉर्नी बुशेस लगा दिए तो वो मिट्टी की जगह इकट्ठी नहीं होंगी, सैंड ड्यून्स जो है वो बनेंगे नहीं। तो ये कुछ मेथड्स थे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स भी, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटिंग कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। ये कुछ है कि भाई कैसे हम लैंड को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं सॉइल को। अभी हमने पढ़ा लैंड को कि लैंड एक रिसोर्स है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल को कि जो सॉइल है वो भी एक रिसोर्स है। तो सॉइल इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। प्लांट सॉइल में तो उगता है, सॉइल प्रोफाइल देख लो, दिस इज अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, ठीक है, अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, बहुत हार्ड सरफेस है। सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल,
ठीक है। देखो तो ये है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यानी कि सबसे नीचे है तो पेरेंट, बेड रॉक है, बेड पे है तो रॉक है। अनवेदर्ड यानी कि बहुत हार्ड सरफेस है, कोई इसमें टूटा नहीं हुआ, कोई अनवेदर्ड यानी कि विंड की वजह से या पानी की वजह से कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है। फिर ये है सबस्ट्राटम। सबस्ट्राटम का मतलब क्या है? बेसिकली बेस लेयर है जहाँ पे कुछ आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट सा, मतलब रॉक्स नहीं है यहाँ पे, सॉफ्ट सा मटेरियल है। ठीक है। एंड वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल यानी कि बेसिकली पेरेंट रॉक यानी कि ओरिजिनल रॉक कह सकते हैं। एंड वेदर्ड है, ये अनवेदर्ड है, ये वेदर्ड है। ठीक है, यानी कि इट हैज बीन ब्रोकन डाउन ओवर टाइम बाय विंड, वाटर या टेम्परेचर चेंजेस, तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है? पेरेंट बेडरॉक। ये भी पेरेंट बेडरॉक, ये भी पेरेंट बेडरॉक है, ये भी पेरेंट रॉक मटेरियल है। सिंपल सी बात है कि ये अनवेदर्ड है और ये वेदर्ड है। ठीक है। फिर ऊपर सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स एंड सिल्ट क्ले एंड टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर, ये भी सब सॉइल है जो कि वेदर्ड है। ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है? पेरेंट बेडरॉक जो कि अनवेदर्ड है। फिर क्या है? सबस्ट्रेटम नाम है। फिर वो क्या है? वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। फिर क्या है? सब सॉइल जो कि वेदर्ड है, रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले उसमें मिलेगी। फिर टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर, दिस वाज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। भाई सॉइल लिविंग होती है, नॉन लिविंग? लिविंग होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू 1 सेंटीमीटर इन डेप्थ। भाई अगर ये अर्थ सरफेस है तो 1 सेंटीमीटर की डेप्थ तक की सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिलीफ एक जगह का, पेरेंट रॉक या बेड रॉक किस मटेरियल का बना हुआ है, उस जगह का क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हर चीज की ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं ना, तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी हैं? उस एरिया का रिलीफ, वहाँ का पेरेंट रॉक, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ वहाँ पे कैसे, और टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत टाइम में सॉइल बनती है, वो बताई दिया ना अभी मैंने कि भाई 1 सेंटीमीटर डेप्थ सॉइल के लिए ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रही है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, एक्शंस ऑफ विंड एंड एक्शंस ऑफ ग्लेशियर। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं? फोर्सेज ऑफ नेचर कौन कौन से? चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, एक्शंस ऑफ विंड, एक्शंस ऑफ ग्लेशियर, एक्शंस ऑफ डिकम्पोजर्स, दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। तो भाई ये तो आपके बिल्कुल नॉर्मल से फैक्टर्स हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं। ये भी कुछ फोर्सेस ऑफ नेचर हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी सॉइल की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये फिगर में बता ही दिया है। भाई कुछ मटेरियल यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कुछ मटेरियल कैसा है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, अब इंडिया के अंदर अलग अलग वेराइड रिलीफ फीचर्स है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, अलग अलग वेजिटेशन टाइप है, अलग अलग क्लाइमेट्स है, अलग अलग वहाँ पे फोर्सेज ऑफ नेचर है, अलग अलग वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं लैंड पे। तो अलग अलग एरियाज में इन फैक्टर्स की वजह से अलग अलग टाइप की सॉइल्स इंडिया में मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर ये इंडिया है, इधर माउंटेन्स है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स आता है बेसिकली हमारा, ये जहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह हम उगाते हैं। हरियाणा वाला रीजन है ये, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है, बिहार। तो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो एलुवियल सॉइल के बन रखे हैं। अब एलुवियल सॉइल आई कहाँ से भाई? जो हमारी ये माउंटेन्स हैं यहाँ पर, हिमालयन माउंटेन्स, वहाँ से रिवर बह के जो आ रही है, हिमालयन रिवर्स, वो अपने साथ काफ़ी सारा सिल्ट वगैरह लेके आ रही है। तो जो सेडिमेंट्स वो लेके आ रही है, वो डिपोजिट कर रही है, तो उस डिपोजिशन से हमारा नॉर्दर्न प्लेन ही तो बना है। और नॉर्दर्न तो कौन सी मिट्टी है? वो एल्यूवियल सॉइल है। और कौन बेसिकली जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसकी मेजर रिवर्स कौन कौन सी है? बिग, BIG, दैट इज ब्रह्मपुत्रा, I फॉर इंडस एंड G फॉर गंगा। अब ये सॉइल थोड़ी थोड़ी आपको राजस्थान में और थोड़ी थोड़ी गुजरात में भी मिल जाएगी, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मैप जरूरी है, इसका मैप यू शुड नो। जहाँ रिवर्स है, सिंपल सी बात है, वहाँ एल्यूवियल सॉइल है, क्योंकि रिवर्स ही बह के जब लेके आती है सिल्ट वगैरह को, सेडिमेंट वगैरह को, क्ले वगैरह को, तब जाके ही एल्यूवियल सॉइल बनती है। जैसे अगर ये इंडिया है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, थोड़ा बहुत राजस्थान गुजरात में मिल जाएगी। तो पहला नॉर्दर्न प्लेन्स, राजस्थान, गुजरात,
थोड़ा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिल जाएगी। चौथा पर्टिकुलरली कहाँ पे, जहाँ पे ये महानदी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है। बेसिकली जो 4 नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये पेनिनसुलर रिवर्स है। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 के ड्रेनेज चैप्टर में। और जब ये मतलब जो रिवर्स इधर फ्लो करती हैं, जो रीजन देखो, जो रीजन इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में फ्लो कर रही है उनके कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। और ये चारों नदियाँ इंडिया के साउथ में पेनिनसुलर वाले रीजन में फ्लो करती है तो इनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। और ये रिवर सारी इधर फ्लो करती है। हमें पता है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टाज बनाती है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको एलुवियल सॉइल्स मिल जाएंगी। तो 4 जगह बता दी, नॉर्दर्न प्लेन्स, थोड़ा बहुत राजस्थान, थोड़ा बहुत हमारा गुजरात एंड आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। एलुवियल सॉइल की पिक्चर देख सकते हैं। तो एलुवियल सॉइल के अंदर वेरियस प्रॉपर्टी प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। वही बताया कि जो सेडिमेंट्स भागे ला रही है नदी है उसके अंदर क्या लेके आ रही है अपने साथ, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज, ठीक है भाई। अगर यहाँ कोस्टल पे हम देखें तो ठीक है, आपका अगर हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, इन डेप्थ में जा रहे हैं, तो जो रिवर वैली की तरफ जा रहे हैं तो जो ये बेसिकली सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बिगर इन साइज दिख रहे हैं, ठीक है। एंड इन दी अपर, एक सेकेंड क्या है ये, इन दी अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली, तो रिवर वैली की अपर रीचेज में नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप एंड द सॉइल्स आर कोर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रिवर वैलीज के डीपर जाएं, डीपर वाली साइड में जाएं, तो हमें क्या मिल रहा है, बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा उसके ब्रेक ऑफ स्लोप, जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ हिमालयाज है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्लोप हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सॉइल्स कोर्स मिल रही है, ठीक है। एंड सच सॉइल्स आर मोर कॉमन प्लेन सच एज दुआर्स, काओस एंड तराई। तो ये पता होगा आपको क्या क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई डोंट नो बहुत हैंग क्यों कर रहे हैं आज ये। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स, as we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse, ठीक है। एंड फिर क्या बोला, such soils are more common in, देखो ओके, तो देखो when we move from higher areas, जैसे कि अगर मैं बात करूं माउंटेन्स से, अगर हम लोअर एरियाज की तरफ जा रहे हैं, एग्जाम्पल ये माउंटेन्स है, माउंटेन से लोअर एरियाज की तरफ अगर हम जा रहे हैं, जैसे कि रिवर वैलीज, रिवर वैलीज पता है ना, माउंटेन के बीच में यहाँ वैली बन गया इस टाइप का स्ट्रक्चर वैलीज, वो माउंटेन से, और माउंटेन और रिवर वैलीज मतलब माउंटेन से नीचे है ना रिवर्स, तो रिवर वैलीज तो, ठीक है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स चेंज होता है, ठीक है। अपर रिचेज ऑफ द रिवर, इन द अपर पार्ट्स, जो रिवर वैली है ना, रिवर वैली के जो अपर पार्ट्स हैं जहाँ पे लैंड हल्की सी स्टीप है, तो रिवर वहां पे भाई हल्का सा ऐसे लैंड में स्लोप है, तो रिवर बहुत तेजी से बहेगी ना इन कंपैरिजन टू अ फ्लैट लैंड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो है, तो रिवर जो है वो बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल लेके जाती है, जैसे कि पत्थर वगैरह, ग्रेवल वगैरह, पेबल्स वगैरह। तो सॉइल यहाँ पे कैसी होती है, कोर्स होती है। कोर्स यानी कि इट इज मेड अप ऑफ बिग पीसेस, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। रिवर वैलीज का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा स्टीप स्लोप है, बोला ना नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, कि भाई ऐसे हो रहा है, भाई रिवर यहाँ से रिवर बह रही है, ब्रेक ऑफ स्लोप हो गया और फिर सीधी बह रही है, तो यहाँ पे जहाँ स्लोप टूटा तो यहाँ से तो रिवर बहुत तेज बह रही है ना स्लोप से, ठीक है। तो इसीलिए बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी अपने साथ, तो यहाँ पे सॉइल्स कैसी है, कोर्स है, फिर ठीक है। फिर जैसे हम फ्लैट प्लेन में अगर देखते हैं, एज द रिवर मूव्स टू फ्लैटर एरिया, अब यहाँ से रिवर फ्लैट एरिया पे मूव कर रही है तो थोड़ी स्लो उसकी स्पीड हो जाती है, वाटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल, बड़े बड़े पत्थर अगर यहाँ है तो पत्थर थोड़ी अपने साथ कैरी कर जाएगी, पत्थर वही रह जाएगा, ठीक है। तो सॉइल यहाँ पे
फाइनर हो जाती है, स्मॉलर पार्टिकल्स की मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ समझने की थी। रिवर वैलीज का अगर हम अपर पार्ट देखें, जहाँ पे थोड़ा जो स्लोप है वो थोड़ा स्टीप होता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े आपको मिलेंगे पार्टिकल सॉइल के, सॉइल कोर्स है। बट प्लेन्स की तरफ जैसे जैसे आप मूव करोगे, वहाँ पे थोड़े स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉइल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ सॉइल समझ में आया क्या पॉइंट है? एक वो पॉइंट जहाँ पे लैंड जो है वो यहाँ से स्टीप थी, यहाँ पे फ्लैट बन गई। ठीक है, और कोर्स सॉइल का मतलब क्या है? यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल जैसे कि स्टोन्स वगैरह है, ग्रेवल वगैरह है। और फाइन सॉइल पता ही है, जो स्मॉल पीसेस मड एंड क्ले वाली सॉइल है। और फिर ये एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्या है ये? पीडोमंट प्लेन्स, बेसिकली फ्लैट एरियाज एट द बेस ऑफ माउंटेन्स। ये माउंटेन है, यहाँ माउंटेन का बेस है, रिवर बहती हुई आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर रही है। तो फ्लैट एरियाज माउंटेन्स के बेस पे जहाँ पे रिवर्स जो है सॉइल को डिपॉजिट करती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पाइडमोंट प्लेन्स। फिर आते हैं दुआर्स, चाउज एंड तराई। ये स्पेसिफिक एरियाज है वे वी फाइंड दिस काइंड ऑफ सॉइल, जो बताई है मैंने तुम्हें कि भाई यहाँ पे थोड़ी बड़े पत्थरों वाली सॉइल मिलेगी, यहाँ फाइनर पार्टिकल वाली सॉइल मिलेगी। तो जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये कहाँ मिलेगा? जो ये पाइडोमेंट प्लेन्स हैं वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम दुआर्स को देखें, तो दुआर्स क्या है? लोलैंड एरियाज है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। आगे ना पाइडोमेंट प्लेन्स, तो ये पाइडोमेंट प्लेन के 3 एग्जाम्पल दे दिए आपको। भाई ये माउंटेन है, माउंटेन का जहाँ स्लोप है वहाँ पे किस टाइप की पत्थर बड़ी सॉइल होगी? भारी पत्थरों वाली कोर्स सॉइल होगी। यहाँ पे फाइनर पार्टिकल वाली सॉइल होगी प्लेन्स में। ये माउंटेन है, यहाँ पे जब रिवर फ्लो करके आ रही है, जो ये वाले प्लेन्स आ रहे हैं ना माउंटेन के बिल्कुल लो हिल्स पे, माउंटेन के बिल्कुल यहाँ पास में ही, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? पाइडोमेंट प्लेन कहते हैं उसको। भाई अगर यहाँ पे जो रिवर सॉइल डिपोजिट करे उसे कहते हैं पाइडोमेंट प्लेन। और एग्जाम्पल ऑफ पाइडोमेंट प्लेन दे रखे हैं फिर आपको यहाँ पे। जैसे हम दुआर्स की बात करें, तो दुआर्स जो हिमालयाज की फुट हिल्स में आपको मिल जाएंगे, आसाम वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, भूटान वाले रीजन में। दुआर का मतलब क्या होता है? डोर, राइट? लोकल लैंग्वेज में दुआर बोलते हैं डोर को। ठीक है, तो जो ये एरियाज है दे एक्ट एज अ गेटवे टू द माउंटेन्स, कि भाई इस द्वार को क्रॉस कर लो तो माउंटेन्स आ गई, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है। द्वार्स बेसिकली आपके फ्लैट रीजन्स है, फर्टाइल रीजन्स है। फर्टाइल क्यों? क्योंकि माउंटेन्स से रिवर लेके आ रही है सेडिमेंट्स, फर्टाइल सेडिमेंट्स। ठीक है, और दिस द्वार्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स दैट फ्लो from the Himalayas carrying soil and sediments, making this land rich and suitable for agriculture. ठीक है, दुआर्स। अब नेक्स्ट है चाउज। तो चाउज क्या है? चाउज इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्यूवियल लैंड। माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स की फुट हिल्स पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्यूवियल लैंड है। पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल के पार्ट्स में, वहाँ पे। तो चाउज जो ये वर्ड है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब लैंड दैट इज अफेक्टेड बाय सीजनल फ्लडिंग एंड शिफ्टिंग वाटर चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे फ्लडिंग वगैरह होती है और वाटर चैनल रिवर के बार बार शिफ्ट करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट रीजन है तराई रीजन। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं हिमालयाज में क्लास 9th में। तो ये आपका हिमालयाज है। ठीक है, हिमालयाज के बाद यहाँ पे कौन सा क्या आता है? नाम बताओ मेरे को। जहाँ ये हिमालयाज है, रिवर्स आ रही है, तो यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है। इसका नाम बता दो कमेंट में। उसके बाद स्ट्रीम्स दोबारा रीअपियर हो जाती है इस रीजन में, इसको हम तराई बोलते हैं। थोड़ा सा ये फ्लैट फर्टाइल मार्शी स्वैम्पी रीजन है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, नेपाल में, भूटान के कुछ पार्ट्स में आपको ये मिल जाएगा। रिच सॉइल है, लश वेजिटेशन है, क्योंकि मार्शी पार्ट है, इसको तराई बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस अपन क्या पढ़ा? दिस साइज ऑफ ग्रेन्स पढ़ा है या कॉम्पोनेंट्स पढ़ा है। सॉइल जो है देर आल्सो डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ एज, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। तो एल्यूवियल और एज, अकॉर्डिंग टू द एज, जो एल्यूवियल सॉइल है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं भांगर और खादर के बीच में, ओल्ड एल्यूवियल एंड न्यू एल्यूवियल। जो भांगर सॉइल है उसके अंदर कंकड़ ज्यादा है खादर के कंपैरिजन में। ठीक है, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। जो ये बांगर सॉइल है, दिस हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स एंड खादर। दिस खादर इज हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट इज मोर फर्टाइल देन बांगर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो एल्यूवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो ये 3 टाइप के मिनरल सॉइल में मिलेंगे। एंड ये सॉइल आर आइडियल फॉर शुगर केन, राइस,
wheat and other cereal and pulse crops. And due to high fertility बहुत ज़्यादा होती है alluvial soils की, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. The soils in drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. ड्रायर रीजन्स में जो एलिवियल सॉइल होती है थोड़ी एल्कलाइन होती है, उस पर प्रॉपर इरीगेशन करोगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे तो वो भी आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. ये सॉइल ब्लैक इन कलर होती है, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं. कॉटन कल्टिवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है. इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. ऑब्वियसली हर सॉइल की फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या है, रॉक मटेरियल कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं. जो ये सॉइल है ये डेक्कन ट्रैप में आपको मिल जाएगी. ठीक है. जो ये इधर है, यहाँ पर जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है नॉर्थ वेस्ट दक्कन में, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, राइट, नॉर्थ में और वेस्ट में, इधर वाला रीजन बेसिकली महाराष्ट्र में वाले रीजन में. आपको पता है ये डेक्कन प्लेट्यू किससे बना है, वोल्केनिक इरप्शन से. पढ़ी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट. नहीं पढ़ी तो बता देती हूँ, सिंपल सी बात है. वही डेक्कन प्लेट्यू जो है सेंट पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है वो किससे बना है, वोल्केनिक एक्टिविटीज से. तो वहाँ पे वोल्केनिक सॉइल्स मिलेगी आपको. तो जो ये अपन बात करें ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी आपको, डेक्कन ट्रैप में. कौन से रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में, सौराष्ट्र वाले रीजन में, मालवा वाले रीजन में, एमपी वाले रीजन में, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट. तो इन रीजन में तो है ही, एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट रीजन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा. भाई महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी वैलीज और कृष्णा वैलीज. तो इन 7 जगह पे बेसिकली आपको मोटे मोटे तौर से ब्लैक सॉइल इंडिया में मिल जाएगी. ठीक है. क्लेली मटेरियल, एक्सट्रीमली फाइन क्लेली मटेरियल से ब्लैक सॉइल बनी है. दे हैव ह्यूज रिटेनिंग कैपेसिटी. ठीक है. मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकते हैं काफी देर तक. और ये किसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल में आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम. फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें पुअर है. ठीक है. और अगर बहुत गर्म वेदर होता है तो इस सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. तो जो ब्लैक सॉइल है it actually develop deep cracks during hot weather. और डीप क्रैक्स की वजह से क्या हो जाता है, प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल हो जाता है. व्हाट इज एरेशन? एरेशन ऑफ द सॉइल बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ अलाउइंग एयर टू एंटर एंड सर्कुलेट विद इन द सॉइल, राइट. तो भाई अगर ये सॉइल है ब्लैक सॉइल, क्रैक्स अगर डेवलप होगा तो एयर उसके अंदर मूव कर रही है ना क्रैक्स में, दैट इज एरेशन ऑफ सॉइल. Process of allowing air to enter and circulate within the soil and is important for the healthy growth of plants. ठीक है. ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, रूट हेल्थ के लिए, वाटर ड्रेनेज प्रॉपर हो, इसके लिए एरेशन ऑफ सॉइल जरूरी है. तो ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. तो ब्लैक सॉइल की इंपॉर्टेंट चीज क्या है भी, कॉटन उगाई जाती है इस पे. और इसकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर वो बहुत ज्यादा है. और एक चीज यही डीप क्रैक्स हो जाते हैं इसमें डेवलप हॉट वेदर के टाइम पे, विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. जो ये सॉइल्स हैं दे आर स्टिकी व्हेन वेट. जब गीली होती है तो ये स्टिकी होती है एंड डिफिकल्ट टू वर्क. ठीक है. अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और डायरेक्ट द प्री मानसून शावर. अगर बारिश आ गई तो ये बहुत स्टिकी सी हो जाएगी, इस पर फिर काम नहीं कर सकते, आप कॉटन नहीं उगा सकते. तो बारिश आने के बाद इसको थोड़ा टिलिंग करी जाती है इसकी, उसके बाद क्रॉप जो है वो उगाई जाती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप, मेजर सॉइल टाइप्स. तो अगर हम देखें तो दिस इज योर फॉरेस्ट एंड मॉन्टेनियस सॉइल. तो अभी तो हमने क्या पढ़ा है, एलुवियल सॉइल पढ़ा है. तो एलुवियल सॉइल का रीजन मैंने बताया है ना, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन, राइट. ये सारा रीजन, थोड़ा थोड़ा आपका ये राजस्थान वाला, थोड़ा थोड़ा गुजरात वाला, एंड थोड़ा सा यहाँ पे बताया था ना ईस्टर्न कोस्टल वाला रीजन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला रीजन, एलुवियल सॉइल. ब्लैक सॉइल और देख लेते हैं. तो ब्लैक सॉइल बताया डेक्कन ट्रैप में, महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाला रीजन, नीचे 2 नदियां जो है साउथ में वहां पर जाएगी. और आपका इधर छत्तीसगढ़ थोड़ा सा झारखंड वाले रीजन में कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है. तो 2 सॉइल बता दी, मैप पे देख लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी बची हुई सॉइल्स को, एंड नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज ऑल.